नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हम अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव हैं, फेसबुक पेज पर लाइव हैं और जाहिर है लाइव हैं ही तभी तो आप देख पा रहे हैं। और जब हम लाइव हैं अपने न्यूज रूम से तो जाहिर है राजनीति की कोई बड़ी खबर होगी, राजनीति की कोई महत्वपूर्ण खबर होगी जो आप तक तुरंत पहुंचानी जरूरी होगी, जिस पर चर्चा जरूरी होगी। और बात भी यही है, सच्चाई भी यही है। बड़ी खबर है बिहार की सियासी गलियारों से। आज जब उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, आप जानते हैं बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। मुंगेर की तारापुर सीट और दरभंगा की कुशेश्वर स्थान सीट। मुंगेर की तारापुर सीट बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री के निधन से खाली हुई है, मेवालाल चौधरी के निधन से खाली हुई है। और दरभंगा की कुशेश्वर स्थान सीट जेडीयू विधायक शशिभूषण हजारी के निधन से खाली हुई है। इन दोनों विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। और तारीखों के ऐलान के बाद बड़ी खबरें आनी शुरू हो गई हैं। 3 दिन पहले हमने आपसे वादा किया था कि 8 अक्टूबर तक लगातार हम आपको बड़ी खबरें देते रहेंगे, चाहे वो जाति आधारित जनगणना को लेकर हो, जेडीयू बीजेपी के बीच के रिश्ते किस तरह से दरक रहे हैं उसको लेकर हो, बिहार में मध्यावधि चुनाव की संभावना को लेकर हो, और सबसे महत्वपूर्ण आज जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, तो उसको लेकर बड़ी खबरें हों वो हम आपको देने जा रहे हैं। तो उपचुनाव की तारीख के ऐलान के बाद उपचुनाव से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर, महागठबंधन में महाकलह की आहट सुनाई देने लगी है। 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो कुशेश्वर स्थान सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार थे और मुंगेर की तारापुर सीट पर महागठबंधन की तरफ से आरजेडी ने अपना उम्मीदवार उतारा था। लेकिन उपचुनाव में आरजेडी ने ऐलान किया है कि आरजेडी इन दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। कांग्रेस को यह बात नहीं पच रही है, कांग्रेस को यह गवारा नहीं है और कांग्रेस को यह मंजूर नहीं है। कांग्रेस हिस्सेदारी चाहती है इन 2 सीटों में से एक सीट पर, और कांग्रेस का तर्क यह है कि चूंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में कुशेश्वर स्थान की सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार थे, इसलिए उपचुनाव में भी कांग्रेस के उम्मीदवार ही होंगे। दूसरी तरफ भाई वीरेंद्र आरजेडी के जो मुख्य प्रवक्ता हैं, उन्होंने कह दिया है कि नहीं, आरजेडी ही इन दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। भाई वीरेंद्र से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि बिल्कुल आरजेडी अपनी दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कांग्रेस के जो एमएलसी हैं प्रेमचंद मिश्रा, कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं अजीत शर्मा, इन दोनों का बयान सामने आ रहा है कि कुशेश्वर स्थान की सीट पर इन्होंने उपचुनाव में दावा किया है। एक पृष्ठभूमि है, एक राजनीतिक इतिहास कह सकते हैं आप इसको, कि जब भी उपचुनाव हुए हैं या जब भी चुनाव हुआ है, महागठबंधन में कलह ज्यादा रही है। इससे पहले भी जब बिहार में विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे तो महागठबंधन में कलह ज्यादा थी। तब जीतन राम मांझी हिस्सा थे महागठबंधन का, तब मुकेश सहनी हिस्सा थे महागठबंधन का। तो अपने सहयोगी निर्भय इस वक्त न्यूज रूम में हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिर महागठबंधन में सीटों का जो पेच है वो सुलझेगा। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ही कलह शुरू हो गई है। बिल्कुल अभिषेक, अगर देखा जाए तो महागठबंधन चुनाव और महागठबंधन देखेंगे तो जब भी चुनाव देखा है बिहार ने, चाहे वो उपचुनाव हो या चुनाव की बात करें, क्योंकि विधानसभा चुनाव की जब शुरुआत हो रही थी तभी अभिषेक आपने देखा कि उससे पहले ही जैसे जैसे कयासों का दौर शुरू हो रहा था, महागठबंधन में एक अलग ही तेवर दिखा। उसके बाद लोगों का जो पार्टियां रही हैं उनके हटने का सिलसिला, चाहे वो आप वीआईपी प्रमुख की देख लीजिए, हम प्रमुख की देख लीजिए, तो सब पार्टियां अलग होती रही और एक बार फिर से वो कलह का एक नज़ारा दिख रहा है। क्योंकि 2 सीटों पर ही उपचुनाव है और दोनों ही पार्टियां, खास करके जेडीयू माफ कीजिएगा राजद और कांग्रेस की देखें तो दोनों ही पार्टियां अपने अपने स्तर से दावा ठोक रही हैं। दावे की अगर बात की जाए तो शायद ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में जो राजद है नंबर 1 पार्टी अभी फिलहाल बिहार में है, तो
तो ऐसे में उसका एक दावा हो सकता है कि हमारी मजबूती बेहतर है, हमारा परफॉर्मेंस बेहतर है। पिछले चुनाव में जो आरोप लगातार ये लगते आए, राजद जो आरोप लगाती रही कि हमारा जनाधार बेहतर रहा, और जनाधार बेहतर होने का कहीं ना कहीं नतीजा हो सकता है, शायद वो इस बात का दावा किया जा रहा हो कि हमने बेहतर काम किया है, हमारे जो प्रत्याशी हारे हैं उन लोगों ने कम अंतराल पर हार स्वीकार की है। हालांकि वो स्वीकार करने वाले कभी भी ऐसा मानते नहीं है, राजद के जो लोग नेता रहे हैं। तो ऐसे में राजद ये सोच रही है शायद कि उनका जनाधार पहले से बढ़ा है, तो शायद इन दोनों सीटों पर उनकी मजबूती हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कांग्रेस इससे पहले 2020 के चुनाव में आपने देखा था, जब दरभंगा का कुशेश्वर स्थान जो रहा वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी रहे, उनको हार मिल गई। अब कहीं ना कहीं राजद को ये उम्मीद है कि अब सीमांचल का इलाका भी लगभग मजबूत होने लगा है। कांग्रेस की अगर बात करें तो वही इलाका है जहां से कांग्रेस के अध्यक्ष आते हैं, तो कांग्रेस ये भी नहीं चाहती है, प्रदेश अध्यक्ष की बात कर रहे हैं अगर, तो कांग्रेस ये भी नहीं चाहती है कि वो इलाका खास करके छोड़ा जाए। हालांकि पहले से अगर इतिहास को आप थोड़ा सा देखेंगे, जब बिहार की सियासत में तो काफ़ी बेहतर रहा है। आप सीमाई इलाकों को देखेंगे तो सीमांचल का जो इलाका रहा है वो बीजेपी और कांग्रेस के लिए बेहतर रही है। खास करके सीतामढ़ी इलाके कह ले, दरभंगा का इलाका कह ले, तो यहां पर कांग्रेसी तब तक उनका दबदबा रहा है। और शायद यही कारण हो कि अपने पुराने परफॉर्मेंस को देख करके कांग्रेस ये नहीं चाह रही हो कि वो सीट छोड़े। लेकिन अब ये उस वक्त तय हो पाएगा क्योंकि दावा तो दोनों तरफ से ठोका जा रहा है, सफल कितना होगा। शर्मिला, आपके पास भी आएंगे, तेजस्वी यादव से जुड़ी हुई एक खबर है। लेकिन निर्भय, आपसे एक सवाल है कि अब जब महागठबंधन में कलह शुरू हो गई है तो चुनौती, ये उपचुनाव ज़्यादा किसके लिए है? एनडीए के लिए है, जेडीयू के लिए है, जिनको अपनी सीट बचानी है, दोनों सीटें जेडीयू की है, या फिर महागठबंधन के लिए है जिसके अंदर खाने कलह चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही शुरू हो गई है? देखिए, सवाल आपने बड़ा बेहतर किया है। जिस तरीके से ये आपने बातें कही है कि किसके लिए जरूरी है, ये जरूरी सबके लिए है। तारापुर की सीटों को अगर हम थोड़ा सा देख लेते हैं, जहां से शिक्षा मंत्री रहे, कुछ ही दिन के लिए रहे महज वो, लेकिन कोरोना की विपदा ने उन्हें धीरे धीरे इस दुनिया को छोड़ने पर मजबूर कर दिया। कष्ट काफ़ी रहे। लेकिन राजनीति परिदृश्य पर देखें तो जिस तरीके से जेडीयू लगातार उस सीट को बचाने की कोशिश कर रही है, खुद मुख्यमंत्री ने वहां दौरा कर लिया। अब इससे बड़ी और क्या तैयारी कह जा सकती है, और इससे भी बड़ा और क्या पैमाना हो सकता है कि अगर मुख्यमंत्री एक सीट के लिए, एक उपचुनाव होना है और एक सीट के लिए अगर खुद दौरा करने पहुंच जाते हैं, वहां के लोगों से मिलते हैं। अब तक लगभग दर्जनों, कह सकते हैं कि अब तक लगभग दर्जनों नेताओं ने वहां पर यात्रा कर लिया है। तो ये कितना बड़ा हो सकता है, ये बताने की अब जरूरत नहीं है। कितने भी बड़े जो पार्टी के कई मंत्री भी वहां दौरा कर चुके हैं। तो ये चीज रहा। सवाल अब उपचुनाव की बात की जाए तो ये जेडीयू की बात करें या फिर एनडीए की बात कर लें और महागठबंधन की बात कर लें, महागठबंधन के लिए पल पल का वक्त दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सियासी समीकरण बन रहे हैं, एक तरफ एनडीए में कला है, दूसरी तरफ महागठबंधन की कहीं ना कहीं एक तरीके से कह सकते हैं एकजुटता। अब राजद के लिए यही वो मौका बनता जा रहा है कि हम किस तरीके से, जैसे एक लोटा को भरने के लिए किस तरीके से एक एक तिनके की जरूरत जब कौवा को पड़ जाती है और वो जुटाने लगता है, तो शायद वही अब राजद के लिए वक्त हो चुका है कि वो चाहता है कि एक एक कंकड़ के बहाने उस लोटा को जल्दी से भर ले ताकि सरकार उसकी हो जाए। तेजस्वी खुद ये चाहते हैं। लालू प्रसाद यादव समीकरण बना रहे हैं दिल्ली में बैठ करके। जातीय जनगणना के मुद्दे पर किस तरीके से एक नई रणनीति तैयार की जा रही है, जिसको हमने खुद बताया, अभिषेक आपने खुद बताया। तो अब ये उपचुनाव महागठबंधन के लिए भी उतना जरूरी है जितना एनडीए के लिए जरूरी है। एनडीए के खेमे से अगर कमियां होती हैं तो ये उनके लिए मुश्किल खड़ा करेगा। एक एक सीट बहुत मायने रखता है। और अगर कहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो तो सरकार हमेशा अपने आप नहीं खोती है, और विपक्ष जरूर चाहता है कि हम और मजबूत हो। एक बार हम और आपके पास निर्भय आएंगे, लेकिन अपने सहयोगी शर्मिला के पास चलेंगे। शर्मिला, उपचुनाव का इतिहास बिहार में ये रहा है हाल के दिनों में, उपचुनाव की जो पृष्ठभूमि रही है वो ये रही है हाल के दिनों में कि महागठबंधन ने बाजी मारी है। महागठबंधन के पक्ष में बिहार में होने वाले उपचुनाव रहे हैं। अगर मैं ठीक हूं तो तेजस्वी यादव के लिए ये मौका है एक बार फिर खुद को और बेहतर तरीके से साबित करने का, अगर वो सत्ता का ये सेमीफाइनल जीत जाते हैं, या फिर क्या देख रही हैं? बिल्कुल,
जिस तरह से तेजस्वी यादव का आपने जिक्र किया है, तो तेजस्वी यादव तो इन दिनों अपने संगठन को हर जगह मजबूत करने पे लगे। बिहार में तो सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज़्यादा सीट कहीं ना कहीं महागठबंधन को, आरजेडी को मिली है। तो ऐसे में अगर हम बात करें तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव लगातार यही दावा ठोक रहे हैं कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में हमारी जीत हुई, सबसे अधिक सीट हमें मिले, उसी तरह जो विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं उसमें भी ये दोनों सीट पर हमारा कब्जा होने वाला है। और हम सबको, यानी जो भी पार्टियां हैं, जो भी विपक्ष, माफ कीजिएगा, जो भी सत्ता पक्ष की एनडीए है, तो उन्हें वो करारा जवाब देने की लगातार चुनौती भी दे रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। और ऐसे में सिर्फ बिहार ही नहीं, झारखंड में भी इन दिनों तेजस्वी यादव बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। तेजस्वी यादव लगातार अब भी यही कहते नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से उनकी जीत हुई है बिहार विधानसभा चुनाव में, और कहीं ना कहीं वो हमेशा ये आरोप लगाते हैं कि जीत महागठबंधन की ही होती, लेकिन कहीं ना कहीं वोटिंग में जो वो सत्ता पक्ष पर ये आरोप लगाते। तो इस बार यदि हम विधानसभा के उपचुनाव की बात कर ले, तो महागठबंधन के नेताओं में भी थोड़ी तनातनी देखने को मिल रही है। तेजस्वी यादव खुद बोल रहे हैं कि आरजेडी दोनों सीटों पर अपनी जीत तय करने वाली है। रही बात जेडीयू की का जिक्र करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि ये जो दोनों सीटें हैं वो जेडीयू की है। तो कहीं ना कहीं जेडीयू का ये हक भी बनता है, या जेडीयू का ये फर्ज भी बनता है, और इसको लेकर नीतीश कुमार लगातार प्रयासरत है। कई बार जेडीयू के नेताओं का हमने दौरा देखा है। तारापुर की बात कर ले, कुशेश्वर स्थान कई बार नीतीश कुमार जाते दिखे हैं। अभी चलिए, दोनों सीटें जेडीयू के लिए महत्वपूर्ण हैं और जाहिर है ये सत्ता का सेमीफाइनल है। जिस तरीके से 2020 के विधानसभा चुनाव में झटका लगा है जेडीयू को, 43 सीटों पर सिमटी, और उसके बाद दूसरा बड़ा झटका कि उनकी पार्टी के दो बड़े नेता इस दुनिया में नहीं रहे। कोरोना ने उनको एक तरह से उनका निधन हुआ कोरोना की वजह से, और इसी के साथ न सिर्फ उनकी पार्टी के बड़े नेता, अपनी पार्टी के दो बड़े नेताओं को जेडीयू ने खो दिया, बल्कि 2 सीटें भी गंवा दी। और अब जब उपचुनाव होने वाला है तो ये दोनों सीटें जेडीयू अपने खाते में कर पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है जेडीयू के लिए, ये सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन उपचुनाव को लेकर जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो हम आपको बता देते हैं। दोनों जो जानकारी हमारे पास है, एक बार फिर हम निर्भय के पास चलेंगे, लेकिन आपको हम बताते हैं जानकारी क्या है। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है, खबर हमने आपको बताई है। 1 अक्टूबर को उपचुनाव का नोटिफिकेशन जारी होगा, यानी कि अधिसूचना जारी होगी, और 8 अक्टूबर तक जो उम्मीदवार हैं वो अपना नामांकन कर पाएंगे। दोनों सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उसके लिए 30 अक्टूबर को वोटिंग होगी, और 2 नवंबर को इस उपचुनाव के परिणाम सामने आ जाएंगे। चिराग पासवान ने भी उपचुनाव लड़ने का ऐलान किया है, और अब तक आपको हम यही बताते रहे थे कि, या फिर आप यही जानते हैं कि चिराग ने या उनकी पार्टी ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। लेकिन एक बहुत दिलचस्प जानकारी हम आपको दे देते हैं। जिन 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसमें एक सीट है कुशेश्वर स्थान की सीट, एक सीट है तारापुर की सीट। कुशेश्वर स्थान की सीट लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान का बड़ा गहरा नाता रहा है इस सीट से। उनका ननिहाल रहा है ये सीट, रामविलास पासवान का ननिहाल रहा है, और उनके राजनीतिक सफ़र में ये सीट काफ़ी महत्वपूर्ण है। उनके राजनीतिक सफ़र का कुछ अंश यहाँ से भी जुड़ा हुआ है। तो रामविलास पासवान से कनेक्शन है कुशेश्वर स्थान की सीट का, और इसको लेकर चिराग पासवान क्या कहते हैं वो अगले वीडियो में हम आपको सुनाएंगे। और कुशेश्वर स्थान की सीट से किस तरह का नाता चिराग पासवान और रामविलास पासवान का रहा है वो बकौल चिराग पासवान हम आपको सुनाएंगे। चिराग पासवान क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, वो हम आपको सुनाएंगे। उनका वो बयान है, उनका वो इंटरव्यू है हमारे पास, जो हमने उनसे पूर्णिया में लिया था। पूर्णिया में चिराग पासवान से बातचीत हुई थी उपचुनाव को लेकर। तो तारीखों का ऐलान, उसके बाद महागठबंधन में महाकलह, और ये तेजस्वी यादव के लिए भी बड़ी चुनौती है। अलग अलग चुनौतियां हैं महागठबंधन के सामने, अलग अलग चुनौतियां हैं एनडीए के सामने। एनडीए के सामने चुनौती चिराग पासवान हैं, आरजेडी है। लेकिन आरजेडी और महागठबंधन में जब इस तरह की कलह शुरू हो गई है चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही, तो फिर आरजेडी कितनी बड़ी चुनौती बन पाएगी नीतीश कुमार के लिए, जेडीयू के लिए, या फिर एनडीए के लिए, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। निर्भय, आखिरी कमेंट आपसे लेंगे।
क्या लगता है, महागठबंधन की महाकलह जो है वो खत्म हो जाएगी, आरजेडी कांग्रेस को एक सीट दे देगी, या फिर कांग्रेस मान जाएगी कि आरजेडी ही लड़े दोनों सीटों पर? देखिए फिलहाल ये कहना मुश्किल है, क्योंकि 2 सीटें ही हैं। अगर अधिक सीटें होती तो शायद इस पर बातें बन सकती थी। कांग्रेस भी अब अपने आप को कम नहीं आंक रही है, क्योंकि देखा जाए पिछले हालातों को लेकर के देखा जाए तो कांग्रेस लगातार अपने में बदलाव कर रही है कई जगहों पर। अब पंजाब के हालातों को लेकर के देखेंगे तो खुद राहुल गांधी भले ही अध्यक्ष पद पर नहीं है, लेकिन फैसले अभी वो लगातार ले रहे हैं। बिहार की अगर बात की जाए तो अध्यक्ष को लेकर के भी लगातार कई बातें कही जा रही हैं, परिवर्तन भी, नेतृत्व परिवर्तन की भी बातें कही जा रही हैं। तो ऐसे में परिवर्तन देख रही है और कांग्रेस जो है वो उम्मीदें कर रही है कि उसके लिए बेहतर होगा। और एक सीटों पर अगर एक बार फिर से बैकफुट पर आ जाना कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ा कर सकता है अभिषेक, मेरे ख्याल से। तो शायद मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस मानने को तैयार होगी, लेकिन अब दोनों के तेवर तभी ये बात बहुत महत्वपूर्ण कही निर्भय ने कि कांग्रेस अगर बैकफुट पर आती है तो बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है राजनीतिक रूप से कांग्रेस के लिए। एक परसेप्शन वैसे भी है कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस आरजेडी की बैसाखी पर चलती है, या तमाम तरह की जो बातें, हम नहीं कर रहे हैं, तमाम तरह की जो बातें कही जाती हैं, तो कांग्रेस के लिए बैकफुट पर आना थोड़ा मुश्किल होगा इस मामले में। लेकिन जाते जाते एक बात आपको बता दें, एक तस्वीर है हमारे पास 6:30 बजे, जो बड़ी खबरें हम आपको देते हैं उन बड़ी खबरों में वो तस्वीर भी आपको दिखेगी, एक्सक्लूसिव तस्वीर, जो ये बताएगी कि बिहार की सियासत में क्या होने वाला है। रोज हम आपसे वादा करते हैं कि बड़ी खबरें बताएंगे, हम दिखाएंगे और वाकई दिखाएंगे। तो आज बारी उस तस्वीर की है जो आपके सामने, आपकी टीवी स्क्रीन पर, आपके मोबाइल स्क्रीन पर होगी और एक्सक्लूसिव होगी। और उस तस्वीर के जरिए हम बताएंगे कि बिहार की राजनीति कहाँ जा रही है, किस दिशा में जा रही है, और बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई कई बड़ी ब्रेकिंग, कई बड़ी खबरें आज शाम को फिर 6:30 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।